हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, 2 दिन से मैराथन चल रहा है, 3 दिन से। आज आप लोगों को मैराथन क्लास मिला होगा। उसमें क्या था? आरडीए था। आरडीए वाला सही से नहीं आया है। क्यों? क्योंकि वो पीडीएफ बनाए थे और हॉरिजॉन्टल मोड में रिकॉर्ड किए थे, तो वहां पे क्या हुआ है, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। लेकिन मैं आप लोगों के एग्जाम से पहले 2 दिन पहले मैं क्या करूंगी, उसे अच्छे से फिर से टाइप करवा के मैं आरडीए ले आऊंगी। ठीक है? एक बार आप लोग का हाल चाल पूछ लो। मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में आप लोग लगे रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय बचे हुए हैं। ठीक है? और क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर लें। चलिए अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। चाय पानी कॉफी ठंडा जो भी लेना लेकर के बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि क्लास क्या है, 2 घंटे से कम का नहीं होगा। ज्यादा चाहे जितना हो जाए, ठीक है? क्योंकि मैराथन चल रहा है और आज आजकल आप लोगों का रेगुलर मैराथन क्लास चल रहा है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक का पहले घंटे में 34.3 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 56.2 किलोमीटर तथा तीसरे घंटे में 46.73 किलोमीटर चली, तो उसने कितनी दूरी तय की? इन तीनों को क्या करना, आपको जोड़ देना है। और तीनों को जोड़ने पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 137.23 किलोमीटर। ठीक है? उद्यानों के अतिरिक्त और किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती हैं? घास के मैदान, खेल के मैदान, पार्क, इनमें से सभी। आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा। धीरे धीरे बोलते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। क्यों? क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो बहुत ज्यादा तेजी नहीं बोला जा सकता है, इसमें से सभी होगा। मैं जूम कर दूं थोड़ा सा। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है, शरीर क्या बनेगा? आप लोग ऑप्शन देखिए और आंसर करिए। इससे क्या होगा? शरीर आलसी होगी? बिल्कुल नहीं, आलसी वाला ऑप्शन आप लोग काट देंगे। शरीर क्या होगी? निष्क्रिय भी नहीं होगा, तो शरीर क्या होगा? क्रियाशील व स्वस्थ बनेगा। ठीक। तीसरे पे चौथे पे आ जाइए। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, दीर्घकालिक, निरुद्देश, तत्काल, अल्पकालिक। अब बता दीजिए कौन सी दी जाती है। तो आप कहोगे मैम तत्काल। आकस्मिक घटना पे प्राथमिक चिकित्सा तत्काल दी जाती है। एक व्यक्ति जिसके कपड़ों में आग पकड़ ली हो, उसकी मदद के लिए हमें नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? जल द्वारा आग को बुझाना चाहिए, उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना चाहिए, उसकी ओर जाते हुए कंबल, कालीन या कोट ले लेना, आहत को आहत को नहीं लुढ़काना। आप कहोगे मैम हवा और आग दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं, इसलिए हमें उसे दौड़ाना नहीं चाहिए। दौड़ाने पे हवा लगेगा और हवा लगेगा तो आग और बढ़ेगी। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6। सांख्यिकी आंकड़ों को करती है संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन, इनमें से सभी। आप बता दीजिए क्या होगा। आप कहोगे मैम सांख्यिकी जो आंकड़ों को सब करती है, वर्गीकरण भी करेगा, सारणीयन भी करेगा और संकलन भी करेगा। प्रायोगिक परियोजना में किस शोध अभिकल्प यानी रिसर्च डिजाइन का उपयोग किया जाता था? वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक, प्रायोगिक, सर्वेक्षण। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या होगा। आप कहोगे मैं प्रायोगिक इसका आंसर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना, किस पंचवर्षीय योजना में के उपरांत महिलाओं की समस्याओं के प्रति कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ था? चौथी में, पांचवी में, छठी में, सातवीं पंचवर्षीय योजना। आप बता दीजिए। आप कहोगे मैम पांचवी पंचवर्षीय योजना में ये हुआ था। ट्राइसेम का क्या उद्देश्य है? ट्राइसेम की स्थिति में, उद्देश्य की स्थिति में सुधार लाना। ट्राइसेम का उद्देश्य किसकी स्थिति में सुधार लाना है? बेरोजगारों के, आदिवासियों के, झोपड़पट्टी में रहने वालों के, ग्रामीण युवकों के। अब आप बता दो किसके लिए। आप कहोगे मैम ट्राइसेम का पहले फुल फॉर्म बता दीजिए, तो क्या होगा? ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या होगा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है? क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट। ठीक। ये किसके उसमें सुधार के लिए लाया गया है? तो आप कहोगे मैम
जब रूरल आ गया तो ग्रामीण शब्द जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 9 का डी आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 9 का डी आंसर हो जाएगा। स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या है? नाइट्रोजन की ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। क्या होगा? नाइट्रोजन की ऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कारक हैं। किसके कारक हैं? वायु प्रदूषण के। एक सेकंड, आप लोग आंसर पढ़िए। क्या होगा? वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के और ध्वनि प्रदूषण के। आप बता दीजिए क्या होगा इसमें से। आप कहोगे मैम इसका आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण के सब क्या है? कारक हैं। अंधेपन की विधिवत परिभाषा के अनुसार दृष्टि न्यूनता किसके बराबर या कम होनी चाहिए? तो आप कहोगे 20 और 200 वाला आंसर क्या हो जाता है? सही हो जाता है, लेकिन इसमें दिया है 20 और 20 दिया है। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा क्या है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है शरीर को ऑक्सीजन देना, शरीर को ऑक्सीजन देना, शरीर को सूक्ष्म जीवों से बचाना, ऊर्जा देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो श्वेत रक्त कोशिका क्या हो गया? WBC हो गया। तो WBC क्या करता है? ऑक्सीजन देता है। आप कहोगे नहीं मैम, शरीर को ऑक्सीजन तो RBC देता है, और WBC क्या देता है? तो सूक्ष्म जीवों से क्या करता है? बचाता है। क्या करता है? सूक्ष्म जीवों से बचाता है। मस्तिष्क तथा रेणु रज्जु में क्या पाई जाती है? ऊर्जा पाई जाने वाली ऊर्जा कौन सी है? स्नायु ऊतक, ऐच्छिक, पेशी, उपकला। आप बता दो क्या होगा? आप कहोगे नहीं, स्नायु ऊतक होता है। क्या होता है? स्नायु ऊतक होता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में WBC संख्या में पाई जाती है 6000 से 10,000, 5 से 10,000, 3000 से 5,000, 7,000 से 8,000। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6000 से 10,000। ठीक है। किस हार्मोन की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है तथा व्यक्ति नाटा रह जाता है? थिक्सोट्रोपी हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, एड्रीनोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यानी LH हो गया, ये क्या हो गया? सोमैटो, SH हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? एड्रीनोट्रोपिको, ये क्या हो गया? ADH हो गया। आप बता दीजिए क्या होगा? आप कहोगे मैम 16 का आंसर हो जाएगा, यही होगा ग्रोथ हार्मोन, यही होगा। ठीक है, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन होगा। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? तो आप कहोगे मैम काइम है, बिलाई है, रस है, पेप्सिन। बता दीजिए क्या होगा? आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से आंसर काइम हो जाएगा। क्या होगा? काइम हो जाएगा। जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, उस स्थिति को क्या कहते हैं? एस्फेक्सिया कहते हैं, लकवा कहते हैं, बेरी कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। एनीमिया तो आयरन की कमी से होगा, बेरी B1 की कमी से होगा। और बता दीजिए क्या होगा? आप कहोगे मैम इसमें से एस्फेक्सिया आंसर हो जाएगा। क्या होगा? एस्फेक्सिया आंसर हो जाएगा। मनुष्य के क्रेनियम में कितनी हड्डियां उपस्थित होती हैं? 8, 10, 12, 16। आप आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम 8 हड्डियां हो जाएंगी। ठीक है। स्वस्थ शरीर में मांसपेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहे। यह तत्परता कहलाती है। फुट्टे, मसल टोन, पल्लना टोन, कोई भी नहीं। आप बता दीजिए क्या कहलाएगी? आप कहोगे मैम 20 का आंसर हो जाएगा मसल टोन हो जाएगा। क्या होगा? मसल टोन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के, राइबोसोम को, सेंट्रोसोम को, लाइसोसोम को। तो किसको कहेंगे? आप कहोगे मैम इसमें से जो हम आंसर कहेंगे, आंसर हो जाएगा आपका लाइसोसोम को। क्या कहते हैं? ATP, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं, या क्या कहते हैं उसका? ऊर्जा का घर कहते हैं। ठीक है।
ध्यान से सुनने की क्रिया को सही से क्रम में लगाइए। समझना, याद रखना, ग्रहण करना, मूल्यांकन करना, प्रतिक्रिया देना। अब आप इधर से पहले आंसर लगा लीजिए। लगाइए क्रम से क्या होगा। चलिए लगाइए। मैं इसका आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम पहले हम ग्रहण करेंगे, पहले 3, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मैम आंसर तो मिल गया। पहले 3 होगा, फिर समझना होगा, फिर याद रखना होगा, फिर प्रतिक्रिया करना होगा, फिर मूल्यांकन करना होगा। ठीक है, तो आंसर क्या सही हो जाएगा? आप कहोगे मैम आंसर ये हो जाएगा। एक सेकंड। अब आ जाइए 23 का आंसर क्या है। टूइंग और बैबलाना बाड़ी विकास की अवस्था है। प्रथम, द्वितीय, मध्य, अंतिम। तो आप कहोगे मैम बैबलाना और कुइंग दोनों क्या है? प्रथम अवस्था होती है। कैसी अवस्था है? प्रथम अवस्था होती है। सॉरी, असंयत मूत्रता समस्याजनक होती है। यह है शिशुओं में दिन के समय देखी जाती है। पूर्व विद्यालय बच्चों में दिन के समय देखी जाती है। पूर्व विद्यालय बच्चों में रात के समय देखी जाती है। बचपन के अंतिम समय में देखी जाती है। आप बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहोगे मैम इसका आंसर हो जाएगा पूर्व विद्यालय बच्चों में रात के समय देखी जाती है। ठीक है, ठीक है, कैमरा भी चल रहा है। सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है। जाति है, भाषा है, खेल है, कोई नहीं। तो आपको हुक्म जाती है। किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध जैसा हो जाएगा। बकरी है, यौक है, भैंस है, गाय है। आप बता दीजिए। तो आप कहोगे मैम बकरी के दूध में से अगर थोड़ा सा चीनी डाल दें और वसा निकाल दें तो माँ के दूध जैसा हो जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। प्राकृतिक, सक्रिय, निष्क्रिय, अधिग्रहित। आप बता दीजिए क्या होगा। आप कहोगे मैम 27 का अधिग्रहित हो जाएगा। क्या होगा? अधिग्रहित हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुतायत में होता है विटामिन, प्रतिजीव, खनिज, कार्बोहाइड्रेट। आप बता दीजिए। आप कहोगे मैम तो इसमें प्रतिजीव होता है यानी एंटीबॉडीज होते हैं। ठीक है। पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है? पाइका क्या है पहली बात तो ये जान लीजिए आप लोग। जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो चौक खाने की इच्छा करती है और चुक्कड़ खाने का इच्छा करती है। चुक्कड़ है ना जो कुल्हड़ में चाय पीते हैं, ठीक है, वो खाने की इच्छा होती है। मिट्टी खाने की इच्छा होती है। ये जो सारी इच्छाएं होती है ना, ये क्या है? ये हमारे शरीर में आयरन की कमी को बताता है। क्या बताता है? कि हमारे शरीर में आयरन की कमी हो चुकी है। ठीक है। शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? प्राइवेट बाल चिकित्सालय, घर पर माह में एक बार शिशु विशेषज्ञ को भेजना, जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था करना चाहिए। उपर्युक्त सभी। आप आंसर दीजिए क्या होगा। आप कहोगे मैम ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जिला चिकित्सालय में शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31। कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है? 2 माह, 3 माह, 4 माह, इनमें से कोई नहीं। आप बता दीजिए कितने माह तक के विकास को भ्रूण कहा कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है। तो आप कहोगे मैम 2 माह तक की जब कोशिका विकसित हुई रहती है उसे हम भ्रूण कहते हैं। स्पर्मेटीड से शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्राणु उत्सर्जन, शुक्राणु स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस। आप बता दीजिए क्या कहा जाएगा। तो आप कहोगे मैम इसका आंसर हो जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक। सेंसरी मोटर अवस्था है 0 से 2 माह, 0 से 3 माह, 0 से 1 माह, 0 से 2, सॉरी साल। ठीक, 0 से 1 साल, 0 से 2 साल। आप बता दीजिए क्या होगा। तो आप कहोगे मैम ये किसने दिया है? ये जिन पियाजे ने दिया है और इनकी 4 अवस्थाएं हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
और सेंसरी मोटर, तो उसी में से ये आता है। अब इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आप कहोगे ना ये जो पियाजे ने दिया था इन सबका अवस्था एक बार बताते चलिए, तो मैं बता दे रही हूँ। पहले इसका आंसर हो जाएगा 0 से 2 वर्ष। क्या हो जाएगा? 0 से 2 वर्ष। एक बार इसका आप लोग एक्सप्लेन सुनते चलिए, क्या है? सेंसरी मोटर अवस्था यानी संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है। पेशी अवस्था कब हो गया? 0 से 2 ईयर हो गया, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था साइड में नहीं लिखेंगे नहीं तो मिट जाएगा। 2 से 7 वर्ष, ठीक है। नंबर 3 क्या हो गया? नंबर 3 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एग्जाम के समय हम जितना एक्सप्लेन कर ले चीजें सही होता है। 7 से 12 वर्ष, ठीक है। चौथा अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये क्या है? 12 से 15 वर्ष है। कितना है? 12 से 15 वर्ष, ठीक है। 12 से 15 वर्ष है। उधर आ जाओ, किसने दिया था? ये आप लोग जान गए हो, पियाजे ने दिया था। मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अभी नाम ले लिए, कौन है? जिन पियाजे हैं। निम्न में से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? आप बता दीजिए, किसने प्रतिपादन नहीं किया है? आप ये बताते चलिए। पहले कौन हो जाएंगे? फ्रायड है, वाटसन है, लेजोरस है, कार्ल जुंग है, तो वाटसन है। कौन होगा? वाटसन होंगे, ठीक है। और सॉरी, कौन होंगे? फ्रायड होंगे। इसका आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा फ्रायड होंगे, ठीक। बालक का मन भी अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है, यह कथन किसका है? रॉस का, फ्रायड का, रूसो का, मन का। आप बता दीजिए किसका होगा। तो आप कहोगे नहीं, ये रूसो ने कहा। किसने कहा है? ये रूसो ने कहा, ठीक है। किसने कहा? रूसो ने ये बात कही है, ठीक है। 37 पे आ जाएगी। के अनुसार किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है। किसने कहा है? तो आप कहोगे मैं, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे स्टैनले हॉल जो थे, इन्होंने क्या कहा? किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा था। 38। मनोवैज्ञानिक ने उत्तर बाल्यावस्था को कहा है विद्यालय अवस्था, समस्यात्मक अवस्था, गैंग अवस्था, स्लोपी अवस्था। आप बता दीजिए किसने कहा है। आप कहोगे मैम, उत्तर बाल्यावस्था जो होता है उसका समय होता है 6 से 12 वर्ष, ठीक है। इसे प्राथमिक विद्यालय की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक विद्यालय की अवस्था कहते हैं। इसमें संग्रह करने की प्रवृत्ति हो जाती है, व्यक्ति जिज्ञासा की प्रवृत्ति हो जाती है। ये सारी क्या है? विशेषताएं इसमें होती हैं। तो गैंग अवस्था को कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? गैंग अवस्था को कहते हैं। किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बुढ़ापा। तो आप कहोगे मैम, शैशवावस्था काल में बालक अधिकांश बातें अपने घर वालों का अनुकरण करता है। इसमें क्या होगा? नए वातावरण के अनुकूलन होता है, तो शैशवावस्था ही हो गया। 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन होता है 2 गुना, 3 गुना, आधा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप कहोगे 4 माह की अवस्था में बालक का वजन 2 गुना हो जाता है और 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोत्तम स्तर है, प्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, मूल्यांकन है। आप कमेंट करिए। आप कहोगे मैम, मूल्यांकन हो जाएगा या मुझे वैल्यूएशन हो जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर है। क्या है? कन्वेंशनल स्तर, उत्तर कन्वेंशनल स्तर, पूर्व कन्वेंशनल स्तर, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप कहोगे मैम, इसमें जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पूर्व कन्वेंशनल स्तर, नैतिक विकास का प्रथम स्तर, ठीक है। क्या है? प्रथम स्तर है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है रटने से, ज्ञान स्थानांतरण से, अनुभव का नवीन अर्थ खोजने से, उपरोक्त में से किसी से भी नहीं।
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप कहोगे मैम क्या होगा, अनुभव का नवीन अर्थ खोजने से। ठीक है, तो तब देखिए बैलेंस फुल है कि नहीं, मुझे डाउट हो रहा है। ठीक, चीजें सही है। बाल अध्ययन में, अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। सत्य, असत्य है, संबंधित नहीं, विवादित। आप बता दीजिए क्या होगा। तो आप कहोगे मैम 44 का ए है। क्या होगा, ए होगा, यानी सत्य है। निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौम परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है। मुस्कुराहट का प्रारंभ होना, प्रथम शब्द, पठन और चलना। तो बच्चों में होने वाले सार्वभौमिक परिवर्तन, क्या सार्वभौमिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। नहीं तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। जब भी आप लोग एग्जाम में बैठिएगा, एग्जाम हॉल में, तो प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ करके तभी आप आंसर दीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। समय ज्यादा मिलता है, क्वेश्चन कम होते हैं। समय पर्याप्त होता है, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आप बता दीजिए 45 का क्या होगा। आप कहोगे मैम मुस्कुराहट का प्रारंभ ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रथम शब्द बोलना, चलना आदि बच्चों में होने वाला सार्वभौमिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। ठीक है, तो वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, समूहों के नाम से जाना जाता है। क्या है, अनौपचारिक है, औपचारिक है, स्थानीय है, संरचनात्मक है। आप बता दीजिए क्या है। तो आप कहोगे मैम औपचारिक। क्या है, औपचारिक है। कार्य संचरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संगठनों से उपयोग किया जाता है। प्रभावी, ज्ञानप्रद, शिक्षाप्रद, संकलनात्मक। अब बता दीजिए क्या होगा। तो आप कहोगे मैम 47 का सी हो जाएगा, यानी शिक्षाप्रद हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, शिक्षाप्रद हो जाएगा। यूनिसेफ संस्था के लिए कार्य करती है, यानी किसके लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, मरीजों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होगा, यूनाइटेड, UNITED, यूनाइटेड नेशन, NATIONS, नेशंस, इंटरनेशनल, INTER, इंटर, NATIONAL, इंटरनेशनल। चिल्ड्रंस फंड क्या होगा, यहाँ लिखते हैं चिल्ड्रन, CHILDRENS, चिल्ड्रंस। इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी, इमरजेंसी फंड, FUND, फंड। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म हो गया। ये किसकी संस्था है, ये UNO की एक संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में हुई थी। कब हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शामिल इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, अब आप बता दो किसके लिए कार्य करता है। तो आप कहोगे मैम पहले तो ये औरतों और बच्चों दोनों के लिए कार्य करता था, लेकिन अब इसका नाम केवल बच्चों के लिए आता है। ठीक है, इसमें ये क्या क्या कार्य करता है, बच्चों की बुनियादी विकास करता है, बच्चों के विकास के लिए कार्य करता है, उनकी बुनियादी शिक्षा का ध्यान देता है, लिंग के आधार पर समानता का ध्यान देता है। ठीक है, इसमें लड़कियों की शिक्षा को शामिल किया है, बच्चों को हिंसा से बचाता है, बाल शोषण से बचाता है, बाल श्रम से बचाता है। उनके लिए क्या करता है, ये संस्था वैधानिक रूप से संघर्ष करता है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत राहत का कार्य करती है, विश्व बैंक, WHO, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, यूनिसेफ। यूनिसेफ के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। 1948 को स्थापना हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। और आज क्या है, 7 जून है। 7 जून को क्या मनाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 7 जून को क्या मनाते हैं, हम लोग के सब्जेक्ट से संबंधित मनाया जा रहा है, इसीलिए आप लोगों से मैं पूछ रहे हूँ। कम्युनिटी पे क्वेश्चन पोल किए हैं, जाकर के आप आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, आप इधर आ जाओ, क्या होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान, जैसे जनसंख्या वृद्धि रोग, चेचक मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा,
सिंचाई एवं दवा वितरण, वयस्क शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्याएं, स्त्री शिक्षा, टीकाकरण, जनमत आदि तक पहुंचाना उद्देश्य है किसका? औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक अनौपचारिक दोनों का, उपयुक्त में से किसी का नहीं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप कहोगे नहीं, ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अधिक से एक विश्वव्यापी विसंक्रमणिक कार्यक्रम लागू किया था। कब? प्रश्न 9 सही से पूछा गया है। आप कहोगे नहीं, ये कब लागू किया था? तो ये लागू किया था 1974 में। कब लागू किया था? 1974 में, मई 1974 में। क्या है इसके अंतर्गत? विसंक्रमण कार्यक्रम लागू। इसका उद्देश्य क्या था? डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनेस यानी DPT के टीका के लिए क्या किया था? इसका उद्देश्य था डिप्थीरिया और काली खांसी, टिटनेस इत्यादि जैसे रोगों से बच्चों को संक्रमण से मुक्त करना, जिसे वर्ष 1990 में क्या किया? नियंत्रण पा लिया गया। ठीक है। कब नियंत्रण पा लिया गया? 1990। ठीक है। कठपुतली है, क्या है? शब्द सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य और श्रव्य दोनों, और क्या है? शिक्षा सामग्री और उपयुक्त सभी। आप बता दीजिए क्या होगा? तो आप कहोगे मैं, कठपुतली जो पपेट होते हैं वो दृश्य और श्रव्य दोनों होते हैं। मेरियोनेट्स को और क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कठपुतली, राड या छड़ी कठपुतली, छाया कठपुतली, अंगुली वाली कठपुतली। आप बता दीजिए। तो आप कहोगे मैम स्ट्रिंग कठपुतली इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कठपुतली कहते हैं। 54 का क्या होगा? प्रश्न पढ़िए। संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? तो आप कहोगे मैम संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को हम माध्यम कहते हैं, यानी मीडियम कहते हैं। ठीक है। संदेश को जिस माध्यम से श्रोता तक पहुंचाया जाता है उसे हम संचार माध्यम कहते हैं। यह संचार का सार है जिसके माध्यम से संचारक अपनी बातों को श्रोता तक क्या है? पहुंचाता है। हम क्या हैं? हम यहाँ से बातें अपनी पहुंचा रहे हैं। आपके पास जा रहे माध्यम है, इंटरनेट है, मोबाइल है, और आप क्या हो? श्रोता हो। ठीक है। प्राकृतिक बहुलक है, विटामिन है, खनिज है, वसा है, प्रोटीन है। तो आप कहोगे मैम प्राकृतिक बहुलक क्या है? प्रोटीन है। और प्रोटीन क्या है? एक पॉलीमर है। क्या है? एक पॉलीमर है। एक पॉलीमर्स है। ठीक है। प्रोटीन में शरीर के सभी पोषक तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, प्रोटीन में उपस्थित होते हैं। ठीक है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों की सोच व कार्यविधि में परिवर्तन लाना है जिनके साथ काम किया जाना। यह परिभाषा किसने दी है? ओपी दहामा ने, डगलस स्मिंजर ने, श्री कृष्णमाचार्य ने, सूपे ने दिया है। आप बता दो किसने दिया है? तो आप कहोगे मैम 56 का हो जाएगा। ये डगलस स्मिंजर ने दिया है। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा गृह विज्ञान प्रसार के मुख्य बिंदु को इंगित करता है? सरल से जटिल की ओर, करके सीखना, मूर्ख से अमूर्त, भाग से समग्र। आप बता दो प्रसार शिक्षा का कार्य क्या है? करके सीखना है। क्या है? करके सीखना है। प्रसार शिक्षा यही कहता है कि हम लोग करके सीखेंगे। ठीक है। क्या करेंगे? करके सीखेंगे। गृह विज्ञान विषय को अपने शुरुआती चरण में किस नाम से जानते थे? पारिवारिक विज्ञान, घरेलू विज्ञान, मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो आप कहोगे मैम इसे डोमेस्टिक साइंस कहते थे, यानी घरेलू विज्ञान कहते थे। ठीक है। प्रांग कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना क्या है? मोनोक्रोमैटिक है, सदृश यानी एनालॉगस है, प्रकाश है, पुनरावृत्ति है। आप बता दीजिए क्या होगा? तो आप कहोगे मैम प्रांग कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग क्या होता है? इस तरीके का अगर कलर व्हील हम बना दें, ठीक है, ऐसे अगर कलर व्हील बना दें तो ये जो आधा हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? ये आसपास के जो कलर हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है? एनालॉगस होता है। क्या होता है? एनालॉगस होता है। ठीक।
योजना होता है। सदृश रंग योजना एक सामंजस्यपूर्ण रंग योजना होता है, क्योंकि इसमें एक वर्ण को क्या कहते हैं, तो ह्यू कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ह्यू कहते हैं। ठीक है, कॉमन होता है, जैसे पीला हो गया, ग्रीन हो गया, और क्या हो गया, ग्रीन और ब्लू हो गया। ठीक है, लाल और पर्पल हो गया, नीला और पर्पल हो गया आदि। ये रंग योजनाएं मोनोक्रोमैटिक रंग योजना की अपेक्षा रंगाई के लिए अधिक महत्वपूर्ण तथा आकर्षक रंग योजना प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। पुटीन अथवा मोम, लकड़ी का बुरादा, फेविकोल, लाख। आप बता दीजिए क्या कहेंगे, आप कहोगे ना पुटीन अथवा मोम भरा जाता है। ठीक है, क्या भरते हैं, पुटीन अथवा मोम का प्रयोग किया जाता है। पुटीन भरने के उपरांत वार्निश कर देने से फर्नीचर में चमक आ जाता है। मोरिबाना एक तरीका है, किसका तरीका है, रंग योजना का, पुष्प सज्जा का, गृह व्यवस्था का। इनमें से कोई नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप कहोगे मैं मोरिबाना क्या है, एक जापानी पुष्प सज्जा है। क्या है, एक जापानी पुष्प सज्जा है। क्या है, जापानी पुष्प सज्जा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 19वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ था। कब, 19वीं शताब्दी में आया था। बड़े बड़े पात्रों में क्या होता है, फूल डालकर तैयार किया जाता है। इसकी हाइट कितनी होती है, 10 से 15 फीट इसकी हाइट होती है। कितनी होती है, 10 से 15 फीट ऊंचाई होती है इसकी। ठीक है, नमूने यानी पैटर्न में डार्ट को निम्नलिखित द्वारा बदला जा सकता है। टक, चुन्नट, स्लाइड स्लाइड लाइन, नियंत्रित सीवन। आप बता दीजिए क्या होगा, तो आप कहोगे मैम इसमें से कौन कौन सही हो जाएगा, आपको आंसर दिखा दे नीचे। 1 और 2 होगा, 2 और 3 होगा, 2 और 4 होगा, 3 और 4 होगा। आप बता दीजिए इसमें से क्या होगा, तो आप कहोगे मैम 62 का जो आंसर दे रहा है इसमें से हो जाएगा, इसमें से 2 और 4 हो जाएगा, यानी चुन्नट हो जाएगा, नियंत्रित सीवन हो जाएगा। अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप में संबंध। कथन किसका है, रट का, टी क्रैग का, स्टेला सुंदरराज का, विल्सक का। आप बता दीजिए किसका होगा, तो आप कहोगे ये कथन दिया है स्टेला सुंदरराज ने दिया। किसने दिया है, स्टेला सुंदरराज ने दिया है। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, संवहन, चूषण, संघनन, वाष्पन। तो आप कहोगे वैक्यूम क्लीनर चूषण सिद्धांत पे कार्य करता है। किसी भवन में स्टील बीम अथवा गार्डर डालकर भूकंप रोधी ढांचा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है प्लास्टरिंग, रेट्रोफिटिंग, पॉइंटिंग और बाउंडिंग। तो आप कहोगे ना ये तो ट्यूशन कठिन भी है, बहुत इजी भी है। रेट्रोफिटिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, रेट्रोफिटिंग कहते हैं। धन, समय तथा शक्ति तीनों की ही बचत आवश्यकता है। किसकी बचत आवश्यकता होती है, धन, समय और शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है। कहाँ अधिक, तो जीवन के प्रथम अवस्था में। आप कहोगे नहीं मैम, जीवन के द्वितीय अवस्था में सोचते हैं, जीवन के तृतीय अवस्था में, उपरोक्त सभी में। तो आप कहोगे मैम जीवन का जो द्वितीय अवस्था होता है ये बहुत ही मतलब लंबा होता है। इसी में अधिक समय, अधिक धन तीनों की आवश्यकता होती है। और ये किसने दिया है, तो ये बिगलो ने दिया है। ये पारिवारिक किसने बांटा है, बिगलो ने बांटा है। ठीक है, पाथवे चार्ट किससे संबंधित है, आप बता दो। पहले तो पाथवे चार्ट किसने दिया है, आप कहोगे गिलबर्ट द्वारा दिया गया। इसमें क्या होता है, पिन और धागे की सहायता से ड्राइंग बोर्ड पर नक्शा बना करके वहां पे पिन लगाई जाती है, तकत लगा करके यहाँ कील, यहाँ कील, यहाँ कील, ऐसे धागे को ऐसे 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 घुमाया जाता है और फिर धागा खोला जाता है, देखा जाता है कितना किलोमीटर व्यक्ति चला है। आप बता दीजिए पाथवे चार्ट किससे संबंधित है, तो आप कहोगे मैम आप बता तो रही थी, हम लोग कुछ समझ नहीं पाए। इसमें से आंसर क्या होगा, पिन और धागा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो पिन लगाए थे और ये धागा ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, पिन और धागा हो जाएगा। परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है, प्रोफेसर चीड का, एस्थर का, निकिल और डार्सी का, टोपिन का। आप बता दीजिए किसका होगा, तो आप कहोगे ना निकिल और डार्सी का होगा। किसका होगा, निकिल और डार्सी का। भारतवर्ष में परिवार नियोजन कब शुरू हुआ, 1950, 1952, 1953, 1955। आप बता दो क्या होगा,
आप कहोगे मैम 1952 में क्या हुआ? पारिवारिक नियोजन शुरू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब लागू हुआ? 10 सितंबर 1983, 1 जुलाई 1984, 4 अगस्त 1985, 6 जनवरी 1987। इसका आंसर हो जाएगा 6 जनवरी 1987। 6 जनवरी 1987 को हुआ उपभोक्ता संरक्षण विधेयक लागू हुआ। निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेखा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है? दैनिक लेखा, साप्ताहिक लेखा, मासिक लेखा, वार्षिक लेखा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप कहोगे मैम जो मासिक लेखा होता है ये सबसे बेस्ट होता है। वास्तविक आय वस्तु और सेवाओं का ऐसा प्रवाह है जो एक निश्चित समय के लिए मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं के संतुष्टिकरण के लिए उपलब्ध करने में परिभाषा किसने दी है? तो जहां प्रवाह शब्द आए इस केवल प्रवाह को पकड़ लीजिएगा और आंसर आप सही कर दीजिएगा। किसके साथ? ग्रास और कैंडल के साथ। ठीक है, किसका प्रवाह हो गया? घास और कैंडल का प्रवाह हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। ग्रास में घास होता है तो क्या है? ग्रास और कैंडल का प्रवाह हो गया, यानी तमाम घास निकल आई और तमाम कैंडल जल गए। ठीक है, कब? जब वास्तविक आय वस्तु और सेवाओं का प्रवाह हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? ये इस तरीके से याद कर लीजिएगा। प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है नियंत्रण है, मूल्यांकन है, संगठन है, बस कोई नहीं है। तो आप कहोगे मैम इसमें हमें कुछ बता दीजिए, इसमें क्या होगा? तो इसमें किसने चरण क्या दिया है ये भी सुन लीजिए आप लोग। प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण, विद्वानों ने गृह व्यवस्था के 4 या 5 चरण बताए हैं। सार्वभौमिक रूप से 3 ही है। कौन कौन है? प्लानिंग है, ठीक है, फिर क्या है? कंट्रोलिंग है, फिर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, लेकिन 3 और 4 क्या है? तीनों चरणों को, जो कि गृह व्यवस्था की 3 अवस्थाएं हैं, या 3 अवस्थाएं गृह व्यवस्था को भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जोड़कर चलाती हैं। ठीक है, और एक क्या हो गया? प्लानिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एक क्या हो जाता है? आयोजन होता है। ठीक है, इस तरीके से ऊपर याद कर लीजिएगा। आयोजन, फिर योजना, फिर क्या है? नियंत्रण, फिर मूल्यांकन। ठीक है, उसका आंसर आपको मिल गया होगा। आप कहोगे नहीं इसका आंसर तो आप इनमें से कोई नहीं दी है क्योंकि प्रथम चरण इसमें है ही नहीं। ठीक है, गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान क्या है? संगठन है, मूल्यांकन है, नियंत्रण है, आयोजन। इसमें चारों दिया है। आप बता दीजिए क्या हो जाएगा। आप कहोगे मैम इसमें से जो आयोजन होता है यही मेन चीज है। ठीक है, क्या होगा? आयोजन ही मेन होता है। ठीक, निर्धारित लक्ष्यों, उद्देश्य प्राप्ति के लिए भविष्य में क्या करना है, कब करना है, किसे करना है और क्यों करना है, कहाँ करना है, कहाँ किया जाना है आदि का पूर्ण निर्धारक भी आयोजन कहलाता है। ठीक है, यानी किसी भी पार्टी का हम प्लान कर रहे हैं वही क्या है? आयोजन। किस लक्ष्य को परिवार प्रतिपादन पहले करता है परंतु यथार्थ में स्वीकारता बाद में है? मध्यवर्ती लक्ष्य है, मध्य अंत लक्ष्य है, दीर्घकालीन लक्ष्य है, अल्पकालीन लक्ष्य है। आप आंसर दीजिए। तो आप कहोगे मैम 75 का जो हो जाएगा, जैसे मकान बनवाना हो गया, बांध का निर्माण हो गया, बच्चों की शिक्षा दिलवाना हो गया, ये क्या होते हैं? दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं। और इनको हम योजना तो पहले बना लेते हैं कि 2 साल बाद हमारा घर बनेगा, पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बनता क्या है? 2 साल बाद। ठीक है, पाठ्यचर्या आयोजन का सही अनुक्रम है प्रारंभिक, प्रायोगिक, पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या की जरूरतों पर विचार करना, प्रायोगिक पाठ्यचर्या का मूल्यांकन, आरंभिक पाठ्यचर्या का प्रयोग करना। तो सही अनुक्रम यानी कूट लगाने के लिए होगा। हाँ सही है। अब आप आ जाइए। उत्तर तो हम लोग ऐसे नहीं देख पाए, दूसरे पेज में चला गया। चलिए ऐसे बता दे रहे हैं। आप कहोगे मैम पहले पाठ्यचर्या की जरूरतों पर हम विचार करेंगे, यानी पहले बी होगा। ठीक है, फिर प्रारंभिक प्रायोगिक पाठ्यचर्या होगा, फिर ए होगा, तो बी ए टी सी यही वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेंट आदि आदि के दाग छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साबुन का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तारपीन अथवा मिट्टी के तेल का, ब्लीचिंग पाउडर का। तो आप कहोगे मैम तारपीन अथवा मिट्टी के तेल से हम क्या करते हैं? पेंट वगैरह के दाग को छुड़ाते हैं। आप लोग पानी वगैरह पी लीजिए क्योंकि क्लास अभी लंबा चलेगा। अभी 39 मिनट हुआ है। ठीक है, और आगे क्लास क्या है? 2 घंटे से कम नहीं होगा, ज्यादा चाहे जितना हो जाए। सजावटी कार्य को कई पंक्तियों में चुन्नटे बनाकर परिधान वस्त्र में किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? प्लीट्स, पफ, शीरिंग, रफुल, क्या कहेंगे उसको? तो आप कहोगे मैम उसको शीरिंग
ठीक है। कांथा कढ़ाई के लिए सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। कपड़ों का आकार एक समान करना, विभिन्न भागों की एक साथ सिलाई करना, कई शीटों की एक सतह यानी लेयर बनाना, नमूने और बाहरी लाइनों को भरना, सतह का विभाजन करना। आप इसको छोटा कर दे रहे हैं, अब आप मिलाइए। चलिए, अब इससे ज्यादा जूम नहीं कर सकते हैं। अब आप इसका आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम पहले कपड़ों का आकार समान करेंगे, यानी पहले ए करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे मैम, कई सीटों की लेयर बनाएंगे, यानी सी करेंगे। ये सी कहाँ जाता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर आपका सी बी हो जाएगा। अब आप लेकिन फिर भी मैच करा लीजिए। फिर क्या होगा, विभिन्न भागों को एक साथ सिलाई करना, फिर की होगा सतह का विभाजन करना, ठीक है। फिर क्या होगा, आप कहोगे मैम इसमें से फिर बच रहा है, क्या बच रहा है, ए बी सी डी नहीं हुआ है, तो नमूने या बाहरी लाइन को भरता, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग। मदुरई यानी तमिलनाडु में विशेष प्रकार की बांधनी है, उसे क्या कहते हैं, वर्चोला, लहरिया, जुम करें, वर्चोला, लहरिया, चुनरी, सुनगड़ी। तो आप कहोगे ना, ये तो क्वेश्चन हम लोग कई बार पढ़े हैं। ये तमिलनाडु की बांधनी होती है, उसे सुगड़ी या सुनगड़ी कहते हैं। कौन सुमेलित नहीं है, फुलकारी पंजाब का, मुर्री लखनऊ का, कसूती कर्नाटक का, कांथा हरियाणा का। अब आप बता दो क्या होगा। तो कह दो मैम ये तो प्रश्न ही आप गलत लेकर के आए हैं। इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से कांथा जो है वो बंगाल का है, ठीक है। कांथा कहाँ का है, कांथा बंगाल का है, ठीक। कांथा बंगाल का है। कसूती कर्नाटक का है, क्या है, कसूती कर्नाटक, कर्नाटक का है, ठीक है। कसूती कर्नाटक का हो गया। मुर्री कहाँ का है, फुलकारी पंजाब का। ये प्रश्न होना चाहिए था कौन सुमेलित है, ये नहीं नहीं होना चाहिए था, तो एक आंसर यही सही हो जाता, ठीक है। उसको आपको अपने हिसाब से देखिएगा सही करके। छपाई का सही क्रम क्या है, सुखाना, रंग पदार्थ को छाड़ना, धोना, प्रिंटिंग टेस्ट की तैयारी, कपड़े की तैयारी, कपड़े की छपाई। आप बताओ क्या होगा। तो आप कहोगे मैं पहले हम कपड़े की तैयारी करेंगे, यानी पहले 5 आएगा, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं, यानी यही दोनों चलेगा। फिर दोनों कॉमन आ रहा है, फिर चौथा आ रहा है, तो प्रिंटिंग पेस्ट की तैयारी, ठीक है, सही है। फिर क्या आएगा, कपड़े की छपाई, यानी ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, सुखाएंगे, फिर रंगाई वाला करेंगे, फिर धो देंगे, ठीक है। तो आप समय हो जाएगा। आप लोग थक तो नहीं रहे हो, क्लास को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। धागे जो सैलवेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ताना, बाना, कटा, वस्तुदा। आप कहोगे बात, ताना क्या होता है, लंबा लंबा ताना मारते हैं, ठीक है। बाना क्या होता है, जो लेटा हुआ होता है। तो आप कोई भी कपड़े का किनारा देखिएगा, अगर ये मान लीजिए ये हमने कपड़ा बना दिया, तो ये जो किनारी होती है ऐसे खड़ी एकदम सघन बुनाई वाली होती है, यही ताना होता है, ठीक है। इसको ऐसे करके चिपका देते हैं ताकि क्या एकदम सघन बुनाई कर देते हैं, ताकि ये खुलने ना पाए, ठीक है। आप लोग किसी भी कपड़े को देखिएगा, दुपट्टा हो, साड़ी हो, कोई भी हो, ऐसे किनारे क्या होता है, ऐसे मोटा मोटा हो जाता है, तो ये क्या होता है, ताना होता है। क्या होता है, ताना होता है, ठीक। खिलाड़ियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए काम आने वाला तंतु है, स्पेंडेक्स है, कांच युक्त है, धातु युक्त है, कार्बन युक्त है। आप बता दीजिए क्या होगा। तो आप कहोगे मैम स्पेंडेक्स जो होता है ये इलास्टिक होता है और फैलता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलिया के लिए उपयुक्त होगा, सूती, नायलॉन, टेरिलिन, डेक्रान। तो आप कहोगे मैम कॉटन जो होगा ये क्या होगा, तौलिया के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। कपास उत्पादन के रेशे का सही क्रम दीजिए। आप लोगों को कई बार बता चुके हैं। पहले हम क्या करेंगे, आप लोग बताइए, आप लोगों को ट्रिक याद हो तो बताइए, बताइए जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट। आप कहोगे मैम इसमें से दे रहा खेती करना, तो पहले तो हम खेती करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद बिनौले निकालेंगे और गांठ बांधेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बिनौले निकालेंगे और गांठ बांधेंगे। फिर क्या करेंगे, खोलेंगे और आपस में मिला देंगे,
ठीक है, खोलेंगे और आपस में मिला देंगे। फिर क्या करेंगे, हम धुनाई करेंगे। देखिए, फिर क्या करेंगे, धुनाई करेंगे। धुनाई के बाद क्या करेंगे, हम पहले बाल धुलेंगे, धुलने के बाद फिर क्या आएगा, अब यहाँ से अपना ट्रिक यूज करिए। फिर आप क्या करोगे, कंघी करोगे। ठीक है, कंघी करने के बाद आप क्या करोगे, आप कहोगे बाप हम पूनी करेंगे। कंघी करने के बाद क्या करेंगे, पूनी करेंगे, यानी चोटी बना लेंगे। ठीक है, 6 हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे मैम, हम कताई कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कताई कर लेंगे। तो क्या हो गया, 2 4 3 7 1, 2 4 3 7 1 6 5, 2 4 3 7 1, 2 4 3 7 1 6 5। देखिए इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर सी हो गया। ठीक है, घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पाद का प्रमाण चिन्ह क्या होता है। ये तो क्वेश्चन हम आप लोग को रट जाना चाहिए। आप कहोगे मैम ये सारी चीजें कृषि से यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और एक यहीं आ रहा है तो मार्क हो जाएगा। ISI पंखा, फ्रिज, कूलर, टीवी पेपर पे होता है। FPO फूड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी जैम, जेली, मुरब्बा पे लगा होता है। इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। सरसों के तेल में द्वारा मिलावट को किस परिरक्षण द्वारा जांचा जा सकता है, नाइट्रिक अम्ल मिलाकर, साइट्रिक अम्ल मिलाकर, एसिटिक अम्ल मिलाकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। आप कहोगे मैं सरसों के तेल को मिलाकर नाइट्रिक अम्ल मिलाकर तो हम चेक करेंगे सरसों के तेल में किसका मिलावट होता है, आर्जिमोन का मिलावट होता है। निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ संरक्षण के प्रयोग में किया जाता है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एसिटेट। आप बता दीजिए क्या करोगे। आप कहोगे मैम ये सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है फूड प्रिजर्वेशन में, खाद्य संरक्षण में, ताकि खाना खराब ना हो। राष्ट्रीय पोषण एनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था, 1962 है, 1970 है, 1980 है, 1975 है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप कहोगे मैम 1970 होगा। क्या होगा, 1970 में शुरू हुआ था। जब वजन सामान्य से 30% अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, स्लाइट ओबेसिटी, मॉडरेट ओबेसिटी, सीवियर ओबेसिटी, ग्रास ओबेसिटी। आप बता दीजिए क्या कहेंगे। आप कहोगे मैम जब शारीरिक वजन 20% से अधिक हो जाता है, 20% से अधिक होता है, तब वह क्या होता है, व्यक्ति मोटा यानी क्या कहलाता है, ओबीस कहलाता है। ठीक है, और जब महिलाएं शारीरिक भार अपना सामान्य वजन से 30% हो जाती हैं, ठीक है, तब क्या होता है, उसे मॉडरेट ओबेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडरेट ओबेसिटी कहते हैं। ठीक है, 5 वर्ष के बच्चों को तेज बुखार है और उसे निगलने में तकलीफ हो रही है। टार्च से देखने पर उसका हलक सफेद नजर आ रहा है। लक्षण किसका संकेत देता है, जहां हलक, जबान, गले, इन सब शब्दों का प्रयोग हो और झिल्ली हो, सफेद कलर का स्पॉट हो, तो आप तुरंत कहाँ जाओगे, डिप्थीरिया पे आप चले जाओगे। किस पे जाओगे, डिप्थीरिया पे आप चले जाओगे और सही करके आ जाओगे। ठीक है, तो क्या हुआ है, डिप्थीरिया हुआ है, किसके होता है, 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों को ये होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, श्वास नली, गला और नाक पे बैक्टीरिया क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, इसमें हल्का दर्द होगा, बुखार होगा, सूजन होगा, टांसिल हो जाती है। ठीक है, और तो कोमल तालू में सफेद कलर की झिल्ली पड़ जाती है। टीका कौन सा लगाते हैं, तो DPT का टीका लगाते हैं। ठीक है, सामान्य शरीर का तापक्रम होता है 98 डिग्री 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.3 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे ना सेल्सियस का पैमाना तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। फ़ारेनहाइट रहेगा तो हम लोग 96.8 नहीं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं है, तो डी का यूज जाएगा। ठीक है, अचार और सॉस उन व्यक्तियों के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनको शिकायत होती है पेलाग्रा की, एनीमिया की, आयरन की कमी से, कम रक्तचाप की, अति तनाव की। तो जो हाइपर टेंशन होते हैं, जिनका BP हाई होता है,
उन्हें अचार और सॉस नहीं देना चाहिए। RDI संतुलित आहारी अंतर ग्रहण से प्रभावित होता है। आप लोग आंसर दीजिए, तब तक हम पानी पी लें। आप लोग भी पानी पी लीजिए और आंसर देते रहिए। आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्या होगा? कार्यस्थल सामाजिक स्थिति, पारिवारिक आकार, शारीरिक आकार। बताइए क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 95 का। आप कहोगे ना 95 का पारिवारिक आकार हो जाएगा। चावल और दाल को अलग खाने की अपेक्षा खिचड़ी जो चावल दाल से ही बनती है उसमें अधिक पौष्टिकता होती है। क्यों? क्यों होती है? दाल में लाइसिन प्रदान करता है जो चावल में कम होता है। चावल में मेथियोनिन प्रदान करता है जो दाल में कम होता है। तो ये दोनों आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। चावल में विटामिन सी कहीं दूर दूर तक नाता नहीं है, तो आप बता दोगे। आप कहोगे ना 96 का डी हो जाएगा। गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है क्योंकि गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए, गर्भवती की ऊर्जा की मांग पूर्ति के लिए, रक्त निर्माण के लिए, अस्थि निर्माण के लिए। आप बता दीजिए। तो आप कहोगे ना गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है क्योंकि क्या होता है? गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए कितना ग्राम होता है? 15 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता हो जाती है। कितना? 15 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन। और इसमें दिया क्या जा सकता है? दाल है, सूखे मेवे हैं, मांस, मछली, पनीर, दूध, अंडा, सोयाबीन आदि का सेवन अतिरिक्त प्रोटीन की ऊर्जा को पूरा कर सकता है। ठीक है। अतिसार के रोगी को भोजन देना चाहिए कम रेशा युक्त, ज्यादा रेशा युक्त, प्रोटीन से भरपूर, वसा से भरपूर। तो आप कहोगे मैं अतिसार जिसे हुआ है, डायरिया जिसको हुआ उसे लूज मोशन हो रहा होगा। तो लूज मोशन होगा तो रेशा अधिक तो बात ही नहीं करेंगे, तो कम रेशा युक्त से क्या है आहार को। ठीक है। गर्भावस्था के दौरान कुल प्रोटीन बनती है 900 ग्राम, 700 ग्राम, 1200 ग्राम, 1500 ग्राम। यानी कितना प्रोटीन देंगे? तो आप कहोगे मैम इसमें से जो होगा हम कितना प्रोटीन देंगे? तो 900 ग्राम प्रोटीन देंगे। ठीक है। अंडे के छिलके का संरक्षण आवरण निम्न है, पेरिकार्प है, रेनिन है, क्यूटिकल है, एपिमाइसिन है। आप बता दो क्या होगा? तो आप कहोगे अंडे के छिलके का संरक्षण कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है, यानी CaCO3 का बनता है। ठीक है। अंडे का बाह्य आवरण जिसे छिलका यानी एग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एग सेल कहते हैं। SH होगा, SHELL। ठीक है। सेल कहते हैं। यह काफी दृढ़ और अर्धपारदर्शक, सरंध्र एवं कठोर होता है। यह मुख्यतः क्यूटिकल का बना होता है। किसका बना होता है? क्यूटिकल का बना होता है। यह अंडे के सभी भीतरी अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है तथा अंडे से जीव को विकसित करने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है। इसका रंग सफेद, हल्का गुलाबी या भूरा हो सकता है। इधर आ जाओ आप लोग। पाश्चुरीकृत दुग्ध की क्षमता की जांच कैसे होती है? पॉलीफार्म टेस्ट के द्वारा, आयोडीन टेस्ट के द्वारा, नाइट्रिक टेस्ट के द्वारा, नाइट्रिक एसिड, और क्या है? फास्फेटेज टेस्ट से। तो आप कहोगे मैम पाश्चुरीकृत दूध को लंबे समय तक परिरक्षित करने हेतु इसका पाश्चुरीकृत करना आवश्यक हो जाता है। और फास्फेटेज टेस्ट जो होता है उसी से पाश्चुरीकृत करना दूध की क्षमता को जांचा जाता है। इस प्रक्रिया से दूध में उपस्थित सभी जीवाणु व रोगाणु जो होते हैं कीटाणुओं का नाश हो जाता है। ठीक है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग होती है 35%, 45%, 65%, 75%। बता दीजिए। आप कहोगे मैम इस ऑप्शन के हिसाब से 55 से 70% जल होना चाहिए। ठीक है। कहीं कहीं 70% देता है, कहीं कहीं 65 से 70 देता है। ये सारे ऑप्शन आप लोग लेकर के चलिएगा, जहां जो सुटेबल लगे आप उसका आंसर कर दीजिएगा। ठीक है। घर पर जल शुद्ध करने की उपयुक्त विधि क्या है? ब्लीचिंग पाउडर उबाल कर, क्लोरीनीकरण करके, अपेक्षण अवक्षेपण करके। आप बता दीजिए। आप कहोगे मैम घर पे शुद्ध करने की बात आ रही है तो उबाल कर करेंगे। ठीक है। क्लोरीनीकरण से क्या होता है? ये एक कीटाणुनाशक गैस है जो क्या करता है? पानी को शुद्ध करता है। ठीक है। फिटकरी भी क्या है? एक अवक्षेपक रासायनिक पदार्थ है। जल की कठोरता का कारण है
जल में क्लोरीन गैस का पाया जाना, जल में तैरने वाली अशुद्धियों का पाया जाना, जल में सोडियम क्लोराइड का पाया जाना, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड अथवा सल्फेट का पाया जाना। आप बता दीजिए। आप कहोगे मैम ऐसा जल जिसमें साबुन के साथ अधिक झाग उत्पन्न नहीं होता वह कठोर जल कहलाता है। क्या कहलाता है? कठोर जल कहलाता है। ठीक है। जल की कठोरता को जल में घुलित आयनों, क्या क्या घुल सकता है? कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लवणों की सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। जल में इन आयनों की उपस्थिति का कारण इनके खनिज, कौन कौन से खनिज? डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, कैल्सिसाइट आदि हैं। साथ ही वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड भी जल में विलीय होकर कार्बोनिकम, क्या है? कार्बोनिकम, जिसे H2CO3 कहते हैं, बनाती है, जिसका विघटन बाइकार्बोनेट यानी HCO3-1, ठीक है, एवं CO3-1, ठीक है, -1 आयनों में हो जाता है। ये ऋणात्मक अपने संगत धनायनों के साथ ऐसे लवण जैसे क्लोराइड तथा सल्फेट बनाते हैं अथवा सल्फेट बनाते हैं जो जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे मैम इसका आंसर तो डी हो जाएगा। ठीक है। कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है? तो क्या होगा? विटामिन है, खनिज लवण है, पानी है, कार्बोहाइड्रेट है। तो आप कहोगे मैम कौन सा पोषक तत्व होगा? तो पानी ही होगा। पानी क्या होता है? 70% पानी होता है। ठीक है। जल का लगभग 70% भाग क्या क्या बनाता है हम लोग ये देख लें। अगर 70% जल है तो कहाँ कहाँ कितना प्रतिशत होता है हम लोग ये देख लो। 70% भाग रक्त के निर्माण में, ब्लड के निर्माण में कितना लगेगा? 20% जल लगता है। ठीक है, देखते चलिएगा आप लोग। मस्तिष्क में कितना जाएगा? मस्तिष्क एवं पेशियों के निर्माण में 10% चला गया। ठीक है, फिर किसके निर्माण में जाएगा? फिर क्या हो जाता है? बाकी इसके अतिरिक्त शरीर में जल विलायक यानी सॉल्वेंट एवं शरीर में उपस्थित जल कुछ भाग मलमूत्र, पसीना और श्वसन क्रिया के द्वारा क्या होता है? जल का वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसकी आपूर्ति मानव जल पी करके करता है। ठीक है, तो इसमें से आंसर इसका जल हो जाएगा। आप लोग क्लास को शेयर करें, लाइक करें, जो नए हो क्लास को सब्सक्राइब कर दे प्लीज। बहुत मेहनत लगती है वीडियो शूट करने में। आप लोग अपना रिवाइज करें, एग्जाम सेल पे है। इस बार आप लोगों को एक सीट पक्की करनी है। ठीक है। एक भारतीय महिला की प्रतिदिन की लव की आवश्यकता है 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो, 26 माइक्रोग्राम प्रति किलो, 14 माइक्रोग्राम प्रति किलो, ऊपर से कुछ नहीं। आप बता दीजिए क्या होगा। आप आंसर दे दीजिए। आप कहोगे मैम 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो होगा। 107 का आंसर दीजिए। जल्दी जल्दी करिए आप लोग। तबीयत मेरी सही नहीं लग रही है, फटाफट हम सोच रहे करा दें। चलिए, अब इससे ज्यादा जुड़ नहीं होगा। रिकेट्स आप लोग लगाइए। बेरी बेरी पेलाग्रा आप किसके साथ जाएंगे ये आप लोग देख लीजिए। सुमेल करना है। आप कहोगे मैम ये काइफोसिस जो है कुबड़ होता है। क्या होता है? कुबड़ होता है। व्यक्ति के कुबड़ निकल जाता है तो कुबड़ हड्डी में होगा और हड्डी रिकेट के साथ जाएंगे। ठीक है, पहले का 4 मिला लो आप लोग। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, जो आएगा हम लोग वही करेंगे। क्लोरोसिस हो गया। ये कहाँ होता है मैम? क्लोरोसिस तो दांत से जुड़ा होता है, तो मोल्टल्ड दांत हो गया। ठीक है, यानी बी का 3 हो गया। तो आप कह दो मैम अभी तक तो दोनों में चल रहा है, अभी किसी को नहीं काट सकते हैं। फिर बेरी बेरी किस पे जाएगा? पैरास्थीसिया पे जाएगा। पैरास्थीसिया यानी सी हो गया। सी का 2 हो गया। कह दो मैम आंसर डी मिल गया हमें आंसर। अब ये पेलाग्रा किस पे जाएगा? तो पेलाग्रा कहाँ जाएगा? बेरिलियम पे जाएगा। ठीक है, वसा अघुलनशील है। किसमें अघुलनशील है? ईथर में, पानी में, टेट्राक्लोराइड में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, क्लोराइड में।
तो आप कहोगे मैम वसा अघुलनशील पानी में होता है, पानी में हम लोग भी तेल को नहीं घोल सकते हैं, ठीक है। और वसा अ नहीं लिखा हो, घुलनशील हो, तो ईथर में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, क्लोराइड में, सब में वसा घुलनशील होता है। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से, खनिज लवण से, वसा से, प्रोटीन से। आप आंसर दीजिए किससे प्राप्त होगा, तो आप कहोगे मैम 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से 4.1, खनिज लवण से 0, प्रोटीन से भी 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो सबसे अधिक फैट यानी वसा हो गया। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है अमीनो एसिड में, शर्करा में, पेप्टोन्स में, लैक्टोज में। तो आप कहोगे मैम अमीनो एसिड में इसका पाचन होता है, शर्करा किसका होता है यानी ग्लूकोज, तो ग्लूकोज किसका होगा, तो आप कहोगे मैम CHO का हो जाता है। लैक्टोज क्या है, मिल्क शर्करा है, क्या है, मिल्क शर्करा है। पेप्टोन्स क्या है, ये प्रोटीन को पचाता है, किसको पचाता है, प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले किस एंजाइम का नाम है, स्टार्च को जो शर्करा में बदलता है रेनिन है, पेप्सिन है, लाइपेज है, टाइलिन है। तो आप कहोगे मैम स्टार्च को शर्करा में बदलने का कार्य कौन करता है, तो लाइपेज करता है। सॉरी, कौन करेगा, स्टार्च को उसमें टाइलिन करेगा। टाइलिन किसमें पाया जाता है, लार में पाया जाता है, यानी सलाइवा में पाया जाता है, ठीक है। किसमें पाया जाएगा, सलाइवा में पाया जाएगा। कितनी जोड़ी लार होती है, 3 जोड़ी, संख्या में 6 होती है। कौन कौन होती है, कौन कौन होती है, सलाइवा क्या होती है, जोड़ी में 3 होती है, ठीक है। यानी जोड़ी में 3 हो गई, संख्या में 6 हो गई। कौन कौन होता है, पैरोटिड ग्लैंड होता है, क्या होगा, पैरोटिड। फिर क्या होगा, सब मैंडिबुलर, ठीक है, क्या होगा, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, ठीक है। ये तीनों होता है। सबसे बड़ी पैरोटिड होती है। पैरोटिड में क्या होता है, पैरोटिड में स्वेलिंग आ जाने पे क्या हो जाता है, मप्स हो जाता है, यानी गलसुआ हो जाता है, ठीक है। सबसे छोटी कौन होती है, सबलिंगुअल होती है। कौन होती है, सबलिंगुअल होती है, ठीक है। तो इसमें से आंसर क्या हो गया, टाइलिन हो गया। रेनिन दूध में पाया जाता है, दूध पचाने के लिए एंजाइम सहायक होता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। लाइपेज किसको पचाता है, तो फैट को पचाता है, ठीक है। लाइपेज किसको पचाएगा, फैट को पचाता है। एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, 12 × 4, 3 ग्राम वसा, 3 × 9। अब वह शरीर को कितनी कैलोरी ऊर्जा देगी, तो 12 चौक 48, ठीक है। और 9 त्रिक 27। अब 27 48 को जोड़ लीजिए, 8 7 7 14 15 को 5, कैरी 1 और 4 और 2 6 75 ग्राम यहाँ दिया है, 75 किलो कैलोरी, ठीक है। ऐसे आंसर को आप लोग सॉल्व करिएगा। भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप निम्न में से कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। बता दीजिए क्या होगा, आप कहोगे मैम इसमें से आंसर आपका हो जाएगा 113 में ए हो जाएगा, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है संकेंद्रित ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या क्या है हम लोग एक बार देख लें। शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज को तंत्रिका तंत्र का पोषण कराता है। यह शरीर के ताप को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। शरीर के ताप को स्थिर रखता है, भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, और यह दहन में पायरुविक अम्ल पैदा करता है जो वसा के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। और क्या करता है, प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करता है। निम्न में से मोटापे के कारण क्या है, ज्यादा खाना, कम खाना, कभी कम कभी ज्यादा खाना, बिल्कुल ना खाना। अब बता दीजिए क्या होगा, तो आप कहोगे ज्यादा खाना होता है। अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं क्या कहलाएंगे, फूड एडिटिव, फूड सप्लीमेंट्स, फर्मेंटेड फूड, फोर्टिफाइड फूड। आप बता दीजिए, आप कहोगे मैम ये तो हो जाएगा फूड एडिटिव, ठीक। जैसे किसी चीज को क्या है, हम चाय पत्ती में बनी हुई चाय पत्ती डाल दें, काली मिर्च में पपीते के बीज को डाल दें, ठीक है, जीरे में घास के बीज को डाल दें, ये सारी चीजें क्या है, फूड एडिटिव हो गया। फूड सप्लीमेंट क्या होगा, जैसे ऑयल में हम विटामिन ए मिला दिए, फिर क्या हो गया, फूड सप्लीमेंट हो गया। सप्लीमेंट नहीं, फूड फोर्टिफाइड हो गया, ठीक है। और फूड सप्लीमेंट क्या हो गया, फूड सप्लीमेंट जो होता है उसमें क्या होगा,
किसी के साथ में जैसे आयरन है, आयरन आप पालक वगैरह से खा रहे हो, उसके साथ में आपको आयरन की टैबलेट दे दी जाए। और फोर्टिफाइड जो होता है वो फोर्टिफाइड फूड यहाँ दिया है, ठीक है, फोर्टिफाइड फूड है। और फर्मेंटेड फूड क्या हो गया, जैसे खमीरीकृत किया हुआ क्या हो गया, फर्मेंटेड फूड हो गया, ठीक है। वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाना जाता है, विलेय, विलायक, पारगम्यता और विपारगम्य। आप बता दीजिए क्या होगा। आप आंसर करिए, आप कहोगे मैं, वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। क्या होता है, विलेय होता है, ठीक है, सॉल्यूट हो जाता है, यानी विलेय होता है, ठीक है। क्या होगा, विलेय होगा। विकिरण द्वारा संरक्षित भोज्य पदार्थों से लाभ है, भोजन कम समय में परिरक्षित हो जाता है, पौष्टिक तत्वों का कम से कम नाश होता है, अधिक से अधिक जीवाणुओं, विषाणुओं, फफूंदी, लार्वा, कीटों आदि का नाश होना, उपयुक्त सभी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आप कहोगे नहीं, इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के निर्माण में दोनों की आवश्यकता होती है, लव तत्व जिंक की, लव तत्व कैल्शियम की, लव तत्व फोलिक अम्ल की, लव तत्व स्कार्बिक अम्ल की। आप बता दीजिए क्या होगा, तो आप कहोगे मैं, इसमें से लव तत्व फोलिक अम्ल की आवश्यकता होती है, ठीक। तो फोलिक अम्ल क्या है, विटामिन B9, स्कार्बिक अम्ल विटामिन C। दूध को पाश्चुरीकरण किया जाता है, किसके लिए, सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, क्रीम निकालने के लिए, खमीर खत्म करने के लिए, विटामिन बढ़ाने के लिए। आप कहोगे ना, आप समय हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए दूध क्या होता है, पाश्चुरीकृत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य है, पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल सौम्य तथा सुपाच्य प्रदान करना, रुग्णावस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना, शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना। इनमें से सभी आप आंसर दे दीजिए क्या होगा, आप कहोगे नहीं, इनमें से सभी हो जाएगा। आप ये क्लास को शेयर कर दें, जो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम चैट में बने हुए हैं, ठीक है। धागे को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है, सूत, रेशम, लिनन एवं इस धागे को। आप बता दो, आप कहोगे मैम ऊन में ही ये प्रक्रिया होता है, इसमें होगा ऊन में गंदगी निकालने के लिए क्या होता है, अभी मार्जन किया जाता है। चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है दिल्ली, बंबई, गोवा, लखनऊ। तो आप कहोगे मैम लखनऊ में, ठीक है। स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है नमक, नींबू का रस, गंधकम, आलू। तो आप कहोगे मैम उसमें नींबू का रस मिलाया, ठीक है। क्या मिलाया जाता है, नींबू का रस मिलाया। भुनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है, जल द्वारा पकाने की विधि, वाष्प द्वारा पकाने की विधि, चिकनाई द्वारा पकाने की विधि, वायु द्वारा पकाने की विधि। भुनना और सेकना क्या होगा, आग पे होगा, और आग में क्या आ जाएगा, आप कहोगे आग में तो वायु द्वारा पकाने की विधि, यानी हवा के बिना आग नहीं जलेगी, ठीक है। एक सेकंड में पानी पी लें, यही क्वेश्चन लास्ट करके तब पियेंगे, थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। आप लोग भी पानी पी लीजिएगा, क्योंकि एक टेस्ट सीरीज हम लोग कंप्लीट कर लिए। सूती कपड़ा जलता है तो उसमें निकलता है सफेद लव, नीली लव, पीली लव, नारंगी लव। तो आप कहोगे मैम लीलेन हो गया, कॉटन हो गया, जितना भी जलेगा तो पीली लव निकलेगा, और जो एनिमल हो गया जैसे सिल्क हो गया, वूल हो गया, तो नीली निकलेगा। और अब यही आप लोग की वीडियो को भी मैं थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ, आप लोग भी पानी पी लो। अब यहाँ से आप लोगों का दूसरा प्रैक्टिस सेट शुरू हो गया है। एक प्रैक्टिस सेट 125 क्वेश्चन का हम लोग कंप्लीट कर लिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना आंसर सही हुआ है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा प्रैक्टिस सेट देखने। 1 किलो चीनी का दाम 15 रुपए है, तो 4 किलो कितना होगा, तो 15 गुणे 4 कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 15 चौके कितना होगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा।